वैविध्य दिखाई पड़ता है। ये नाटक प्रयोगधर्मी भी है और मंची आवश्यकताओं के अनुकूल भी रचे जा रहे हैं। प्रारंभ में जब नाटकों की शुरुआत हुई तो उस ओर भी उस समय ध्यान दिया गया था, लेकिन तब उतनी सहूलियतें नहीं थी। लेकिन आज नाटकों को मंचन की दृष्टि से भी लिखा जा रहा है और उसे अभिनय किस तरह से बनाया जा सके इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। कुछ अनुभवी और कल्पनाशील निदेशक जैसे कि इब्राहिम अलका जी हैं, बीवी कारंत है, बिरमोहन शाह है, जी हैं, तो सत्य दुबे जी जैसे हैं, जिन्होंने नाटकों के निर्देशन द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है हिंदी नाटकों को विकसित करने के लिए। उन्होंने नाटक को इतना समृद्ध कर दिया कि अब नाटक सिर्फ पठनीय ही नहीं अपितु देखने योग्य भी बनते जा रहे हैं। इस दृष्टि से भी लिखे जा रहे हैं। अत्यंत मतलब कह सकते हैं कि यह गर्व और हर्ष की बात है कि हिंदी नाट्य साहित्य पर्याप्त समृद्ध हो चुका है और हो भी रहा है। संवेदना, शिल्प और भाषा आदि दृष्टियों से भी विकास कर चुका है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो नाटककारों को प्रोत्साहित नहीं करती। अभी भी बहुत से नाटककारों को भले ही वो अच्छा लिखते हों, लेकिन उनको उतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता और न ही अभिनय और अभिनय की शिक्षा के लिए कुछ व्यापक प्रबंध किए जाते हैं। बड़े बड़े नगरों की बात में हम कह सकते हैं, लेकिन प्रायः छोटे स्थानों पर अभिनय की शिक्षा की ओर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार जो रंगशालाएं हैं वो भी देखिए तो रंगशालाओं में भी बड़े बड़े स्थानों पर तो दिखाई पड़ेंगी है। वहां पर नाटक खेले भी जाते हैं, मंचित भी हो रहे हैं, देखे भी जा रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंच सबकी नहीं होती है। तो नाटक को एक कह सकें दृश्य विधा है, तो उसे सब तक के लिए पहुंचाने के लिए हमें आज भी अभी भी प्रयास करने की जरूरत है कि उसके लिए हम उचित रंगमंच की स्थापना करें। कई क्षेत्रों में, छोटे क्षेत्रों में भी, जहाँ पर उसे जो लोग हैं, जो आम जनता है, उसे देख सके और उसके मनोभावों को समझ सके, उसकी संवेदना से अवगत हो सके और उस नाट्यकृति की सफलता असफलता पर भी विचार कर सके। इतना हम कह सकते हैं कि यह कार्य अभी भी होना शेष है। भले ही बहुत उन्नति नाटक हिंदी नाटक ने कर ली हो, लेकिन इस दृष्टिकोण से अभी बहुत प्रयास किया जाना बाकी है। जो आम छोटे तत्वों तक में भी हिंदी नाट्य का जो विराट स्वरूप है वह दिखाई पड़ सके। फिर भी अगर हम कहें तो हिंदी नाटकों का जो भविष्य है वह उज्जवल है और वह निरंतर प्रगति के पथ पर है और आगे भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहेगा। लेकिन जो रंगमंचीयता है और अभिनय कौशल है, उसकी शिक्षा की ओर, उसके शिक्षा उसको सिखाने के लिए अभी भी तमाम प्रयासों की आवश्यकता है। इस तरह से हिंदी नाट्य का जो विकास है वह एक उचित पथ पर अग्रसित है और काफी प्रगति कर लिया है हिंदी नाटकों ने।
आपको यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हिंदी नाटकों का उद्भव और विकास बताइए। एक यह विस्तृत प्रश्न आ सकता है इस संदर्भ में। या विशेष नाटक जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के विषय में लिखिए, अथवा नाटक का भारतेंदु हरिश्चंद्र। में भी नाटक हैं, में बताइए, उनकी विचारधारा के बारे में बताइए। तो इस तरह से इसी प्रकार आप प्रसाद युगीन जो नाटक हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक किस प्रकार के हैं, उनके कौन कौन से रचनाएं हुई हैं, उस विषय में भी पूछा जा सकता है। तो आप इस दृष्टि से भी जब भी अध्ययन करिए तो विस्तृत प्रश्न, लघु प्रश्न और अति लघु प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करिए कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक ही प्रश्न से विस्तृत में बाकी शेष प्रश्नों का भी हल प्राप्त कर सकते हैं। एक मुश्त अगर आपने हिंदी नाटक उद्भव और विकास का तैयार किया है तो उससे ही आप अपने लघु प्रश्नों को, अति लघु प्रश्नों को हल कर सकते हैं। महिला नाटककारों के विषय में टिप्पणी पूछी जा सकती है, तो आप उस विषय में भी थोड़ा सा विस्तृत रूप में लिखकर उसे भी बता सकते हैं। तो यह आज की चर्चा का विषय था विकास, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आप लाभान्वित हुए होंगे। और हेलो मैम। हेलो मैम, एक हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन है। अगर हम नाटक में रस का मतलब प्रयोग करेंगे तो किस रस का प्रयोग किया गया है नाटक में? देखिए, नाटक जिस भाव को लेकर लिख रहे हैं, उस भाव के अनुसार ही नाटक का रस हो सकता है। ठीक है, और आप लोग एक एक करके मतलब मुझे एक साथ आवाज। जी मैडम, क्वेश्चन किया जाए क्या? मैडम, नाटक में समस्या क्या है तथा समस्या समाधान को दिखाना, इन दोनों में क्या अंतर? देखिए, नाटक में समस्या नहीं होती, समस्या क्या है हमारे विषयों पर, हम किस विषय को नाटक में लेकर। समस्या दोनों को दिखाने के संबंध में क्या अंतर है? जैसे समस्या को दिखाना तथा समस्या समाधान को भी दिखाना, नाटक में इसका क्या अंतर हो जाता है दोनों सब चीज का? देखिए, कोई रचनाकार होते हैं, लेकिन कुछ प्रगतिशील रचनाकार भी होते हैं जो उसका समाधान भी बता देते हैं। तो यह फर्क पड़ जाता है कि केवल हम यह बताएं कि समाज में यह विकृतियां हैं या कुरीतियां हैं, उनका केवल उल्लेख मात्र कर दें, या उनसे प्रभावित जनों का, उनकी पीड़ाओं का, उनकी कष्टों का हम उल्लेख कर दें, उतना ही पर्याप्त नहीं होता। अगर कोई रचनाकार है तो उसके समाधान की ओर भी वो संकेत करेगा। तो यह अंतर इसमें हो जाता है कि हम एक अच्छा अगर नाटक लिखना चाह रहे हैं, एक सफल नाटक लिखना चाह रहे हैं, तो हम केवल समस्याओं को उकेर कर ही अपना बात को समाप्त ना कर दें, बल्कि किस ढंग से और किन किन उपायों, किन किन रास्तों से होकर हम उसके हल तक पहुंच सकते हैं, करें। अपने स्तर से जो भी नाटककार लिख रहा है वो अपने स्तर से बताए कहाँ से इस समस्या का हल मिल सकता है और क्या होना चाहिए, वो अपना मंतव्य उसमें रख सकता है। जी मैडम, आज के आधुनिक युग में अपना स्पीकर बंद रखिए तो आवाज स्पष्ट नहीं आती है। हेलो, आज के विकृतियां हैं उसको दूर करने में जी मैम, नाटक अरे बोलने दो यार। समाज में आज के आधुनिक। कुमारी जी पूछिए, क्या पूछ रही है, एक एक करके पूछिए, बोलिए। जी मैडम, कुमारी जी पूछ रही थी। ये वो चुप होगी, मैं बोल रहा हूँ। युग में समाज में कुरीतियां विकृतियां ज्यादा हो गई, उसको दूर करने में नाटक का क्या सबसे महत्वपूर्ण योगदान? पूछ रहे हैं, उनसे पूछ।
आप एक बार अपना प्रश्न फिर से बोलिए, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। आज के आधुनिक समाज में कुरीतियां या विकृतियां ज्यादा हो गई है, उसको दूर करने में नाटक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है? देखिए, जो कुरीतियां जिस चीज को हम लोग सुनते हैं या महसूस करते हैं, उससे भी ज्यादा प्रभाव देखने का मिलता है। देखने से वो बिंब आंखों में मतलब मस्तिष्क में चित्रित हो जाता है। तो नाटक अपने अपने तरीके से दृश्य विधा है, तो वो जो समाज में कुरीतियां विकृतियां हैं, दृश्य माध्यम से सबके सामने रखते हैं, जिससे ज्यादा ध्यान आकृष्ट होता है। और वो जो जब ज्यादा ध्यान आकृष्ट होगा, तब उन लोगों पर जिनका उत्तरदायित्व है उसे दूर करने का, वो उस ओर सचेत भी होंगे कि किस तरह से हम इनको दूर कर सकते हैं। आप क्या पूछ रही थी कुमारी जी? हेलो। नहीं हेलो कुछ मैम। हाँ बोलिए। हेलो मैम, महिला नाटक से क्या समझते हैं, ये थोड़ा समझा देते महिला नाटक मतलब महिलाओं द्वारा जो नाटक लिखा जाता है, वो महिला नाटक है। तो महिलाओं ने भी नाटक लिखे, जैसे गद्य की अन्य विधाओं में या काव्य की कृतियां लिखी, उसी तरह महिलाओं ने नाटक भी लिखे हैं। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि महिलाओं ने भी नाटक लिखे हैं। शायद इस ओर कम लोग ध्यान देते हैं, इसलिए यह आजकल प्रश्न पूछा जाता है कि किन्हीं 2 या 3 महिला नाटककारों के नाम बताइए, उनकी कृतियों के नाम बताइए ना। अति लघु में पूछ लिया जाता है या बहुविकल्पी में भी पूछ लिया जाता है कि यह नाटक किस महिला नाटककार का है। तो इस दृष्टिकोण से भी आप अपनी तैयारी रखिए कि प्रश्न आ सकता है, अति लघु में भी आ सकता है और बहुविकल्प में भी पूछा जा सकता है। उनकी क्या विचारधारा है, महिलाएं किस दृष्टि से सोचती हैं किसी विषय पर, उस ओर भी आप अपना नोट्स तैयार करके रखिए। जी मैडम, नारी को विशेषता को केंद्र में रखकर कौन सा नाटक लिखा गया? नारी की विशेषता को केंद्र में रखकर कौन सा नाटक लिखा गया है? ध्रुव स्वामी ध्रुव जयशंकर स्वामी प्रसाद। नाटक आपने पढ़ा होगा। ध्रुव स्वामी नाटक को देखिए, तो वह नाटक भी विशेष रूप से इस ओर संकेत करता है जो आपका प्रश्न है। सूचना प्रौद्योगिकी के नवीन दौर के बावजूद भी रंगमंच के दर्शक एवं उसका महत्व कम क्यों नहीं हुआ? सूचना प्रौद्योगिकी के नवीन दौर के बावजूद रंगमंच के दर्शकों एवं उसका महत्व कम क्यों नहीं हुआ? देखिए, विज्ञान चाहे जितनी उन्नति कर ले, जहाँ जितनी भी सूचनाएं हों, जितने भी आपके पास नवीनतम तकनीकें आ जाएं, लेकिन ये एक मानवीय स्वभाव है कि वह चीजों को देखकर, चीजों को सुनकर ज्यादा आत्मसात कर सकता है उन बिंदुओं से जिन्हें हम केवल सोच भर सकते थे। यही कारण है कि हम कितनी भी औद्योगिक और प्रौद्योगिक उन्नति कर लें, लेकिन जो हमारे रंगमंच हैं, उसके जो दर्शक हैं, वह उससे विमुख नहीं होते। ये मानवीय स्वभाव है कि भले ही कुछ लोग मनोरंजन के लिए जाते हों या कुछ लोग कुछ नए दृष्टिकोण को लेकर जाते हैं, लेकिन मानव का स्वभाव है कि कुछ ऐसी चीजों को देखकर वो ज्यादा प्रभावित होता है। यही कारण है कि आजकल बड़े बड़े नगरों में थिएटर और रंगशालाएं ज्यादा विकसित हो रही हैं। भले ही छोटे नगरों में स्थिति न हो, लेकिन बड़े नगरों में वहाँ पर लोग आज भी जाते हैं देखने नाटक, और बड़े ही चाव से उसे देखते हैं और उस पर विचार विमर्श भी करते हैं, चर्चाएं भी होती हैं।
हेलो मैम। किसी को कोई दिक्कत? आप मैम लोगों का अगर दूसरा नाटक में क्लास जो भी है। जी मैम, नाटक में अगर रस का प्रयोग किया गया तो हम नए संयोग और वियोग। देखिए, नाटक में कोई रस का प्रयोग तब होता है जिस तरह के भाव हो, जिस तरह का आपका कंटेंट हो, जिस तरह का विषय हो, उस जी तरह का रस लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अन्य विधाओं में होता है, जिस तरह की हम मनोभूमि में हैं या जिस तरह का विषय है उस तरह के मनोभावों को लेकर रचनाएं की जाती हैं, उसमें रस मैम डाला जाता है। मैम आलोक जी जो क्वेश्चन किए थे कि मतलब नाटक में सामाजिक चेतना को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर भारत दूरदर्शन नाटक को हम ले सकते हैं। बिल्कुल, सही है। सामाजिक जो है, सामाजिक प्रधान तो साधोत्तर नाटक में देखिए तो कितने सारे नाटक इस तरह के लिखे गए हैं। जी अपना कितने नाम अभी हमने बताए भी थे, अगर आप सुन रही होंगी तो। जी है मैम ना? नोट की हूँ। हम्म। ठीक है मैम, धन्यवाद। मैम एक क्वेश्चन, नाटक को हम श्रव्य और दृश्य दोनों कह सकते हैं? देखिए, नाटक दृश्य विधा है जी मूलतः। हाँ, और आप चाहें तो रेडियो नाटक की भी होते हैं, आप जी उसे जी सुन भी सकते हैं। हाँ, और जी बुक के रूप में भी होते हैं, आप उसे पढ़ भी सकते हैं, पाठे भी हैं। तो यह जिस तरह का नाटक है वो उस पर निर्भर करता है कि वो कितना पाठ्य है, कितना श्रव्य है और कितना दर्शनीय दृश्य। है। ठीक ठीक है मैम, धन्यवाद। ठीक है? आप लोगों का दूसरी कक्षा भी है 12 बजे से? दूसरी कक्षा है क्या 12 बजे से? जी मैडम। ठीक है, तो फिर अब हम कक्षा समाप्त करते हैं ताकि दूसरी कक्षा के जो भी लेने वाले हैं उन्हें दिक्कत ना हो। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी सर, नमस्ते। यस सर, आ रही है। ठीक, नमस्ते। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। मुन्ने दी का ठीक है, धन्यवाद सबको। चलिए तो अब आरंभ करते हैं दूसरी कक्षा। यस सर। यस सर। तो अब आप लोग नाटक से जुड़े हुए थे, सीधी सामाजिक चेतना से पाठ्य, दृश्य और श्रव्य तीनों का संयोग होता है नाटक। और अब आपको हम ले चलते हैं फिर से रीतिकाल में। तो 40 दोहे हम लोग पढ़ चुके थे, 41वें पर आते हैं। 40वां, हाँ उस दिन हो गया था। यस। अब 41वें दोहे पर आते हैं। 41वां दोहा है, पावक झरते मेघ झर, दाहक दुसह विशेष। पावक झरते मेघ झर, दाहक दुसह विशेख। विशेष को यहाँ विशेख उच्चारण में, दहे देह वाके परस, या ही देगन ही देख। यह जो दोहा है, इसमें जो नायिका है उसका पति विदेश चला गया है और वर्षा हो रही है। तो वर्षा होने से अपने प्रिय की याद और अधिक आती है। तो नायिका के अनुसार आग की जो लपट होती है ना, उससे कहीं अधिक दाहक बरसात की झड़ी है। वर्षा जो हो रही है उसकी झड़ी माने लगातार होने वाली वर्षा आग की लपट से भी कहीं अधिक देने वाली है। ये भाव है इसमें। जो आग तो शरीर को छूती है तब उससे जलन होती है,
लेकिन वर्षा को देखने से ही जलन होने लगती है, यह इसमें कहा जा रहा है। चलिए लिखेंगे, आप लोग लिखिए। यस सर, लिखेंगे। लिखिए। यस सखी के प्रति, क्या सर? सखी के प्रति, सखी के प्रति, सखी के प्रति यस सर। नायिका के शब्दों में सखी के प्रति नायिका के शब्दों में कवि का कहना है कि मेघ की झड़ी झड़ी अर्थात लगातार होती बरसात, मेघ की झड़ी अर्थात लगातार होती बरसात आग की लपट से भी अधिक, आग की लपट से भी अधिक दाहक और दुस्सह है। दाहक, दाहक में हुआ जलाने वाला, दुस्सह माने हुआ जिसको कठिनाई से सहा जा सके। तो आग की लपट से भी अधिक दाहक और दुस्सह है, कठिनाई से सहे जाने योग्य है। सो हुआ अर्थ। आग की लपट से भी अधिक दाहक और दुस्सह है, क्योंकि क्योंकि उसके अर्थात आग के, क्योंकि उसके अर्थात आग के तो स्पर्श होने पर शरीर जलता है। आग के स्पर्श होने पर? हाँ, आग जब तक शरीर को नहीं छुएगी तब तक नहीं ना जलेगा, तो यही कहा जा रहा है। आग के तो स्पर्श होने पर शरीर जलता है, परंतु इसे अर्थात वर्षा की झड़ी को, परंतु इसे अर्थात वर्षा की झड़ी को तो आंखों से देखकर ही, वर्षा की झड़ी को तो आंखों से देखकर ही शरीर जलने लगता है। लिख लिया सर। ठीक है, धन्यवाद। समझ गए होंगे। वर्षा को देखकर विरह की भावना बहुत बढ़ती है, तो उसको देखने से ही लगता है जैसे शरीर जलने लगा, ये कहा जा रहा है इसमें। जहां आवाज हो रही हो अगल बगल तो माइक साइलेंट कर, म्यूट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 42वां दोहा है कि घन घेरो छुटिगो हरष चली चहुदिस राह कियो सुचैनो आए जगह शरद सूर नरनाह। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है, तो उसके बारे में इसमें कहा जा रहा है। जो जब वर्षा ऋतु थी तो बादलों का घेरा पड़ा हुआ था, अब शरद ऋतु आने पर वो सब छूट गया है, फिर से राहें चल पड़ी है, मतलब लोग चलने लगे हैं, यह बात इसमें कही जा रही है। लिखिए, सखी के शब्दों में, सखी के शब्दों में कवि कहलवाते हैं कि सखी के शब्दों में कवि कहलवाते हैं कि बादल रूपी डाकुओं का घेरा छूट गया है।
बाल रूपी डाकुओं का घेरा छूट गया है। चारों ओर के रास्ते चलने लगे हैं। सर चारों ओर के रास्ते चलने लगे हैं, अर्थात पथिक चारों ओर के रास्ते चलने लगे हैं, अर्थात पथिक रास्ते की बाधाओं से निडर होकर पथिक रास्ते की बाधाओं से निडर होकर यात्रा करने लगे हैं। सर फिर से रिपीट कीजिए थोड़ा। चारों ओर के रास्ते चलने लगे हैं, अर्थात एक मिनट चलने लगे हैं अर्थात फोन करके लगा कर दूंगे। बोलिए ना, मैं आई कंप्यूटर ऑफ करने के लिए आवाज टकराता है। माइक बंद कर लो, तुम लोग सुनो केवल मेरी बात। जब प्रश्न करना हो तब माइक ऑन करना। चारों ओर के रास्ते चलने लगे हैं, सबने लिख लिया। अर्थात हाँ, अर्थात पथिक पथिक बटोही राही, अर्थात पथिक रास्ते की बाधाओं से पथिक रास्ते की बाधाओं से निडर होकर रास्ते की बाधाओं से निडर होकर यात्रा करने लगे हैं। यात्रा करने लगे हैं। अब तो हो गया होगा सबको। शरद ऋतु रूपी, हाँ लिखिए, आगे आगे लिखिए। शरद ऋतु रूपी, शरद ऋतु रूपी वीर राजा ने, शरद ऋतु रूपी वीर राजा ने, वीर राजा बहादुर राजा, वीर राजा ने संसार को बाधा मुक्त करके अभी अभी पहले वर्षा ऋतु का वर्णन था, इसके बाद शरद ऋतु का संकेत किया गया, और अब है हेमंत ऋतु का। हेमंत ऋतु के में क्या होता है, यह वर्णन है। ओक माने होता है घर, ओक माने, कोक कहते हैं चकवा चकवी को। हेमंत ऋतु का नाम है। ये शब्दार्थ हुआ। अब लिखिए आप लोग। कवि का कहना है कि ज्यों ज्यों हेमंत ऋतु में, ज्यों जैसे, कवि का कहना है कि ज्यों ज्यों हेमंत ऋतु में रात अधिक होती जाती है, ज्यों ज्यों हेमंत ऋतु में रात अधिक होती जाती है, त्यों त्यों घर घर में, त्यों त्यों घर घर में सभी लोगों का सुख, घर घर में सभी लोगों का सुख, का दुख, सभी लोगों का सुख और चकवे का दुख अनंत रूप बढ़ते जाता है। अनंत रूप में बढ़ते जाता है। लिख लिया। ज्यों ज्यों रात बढ़ती जाती है ना,
तो त्यों त्यों जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, मतलब जो साथ में रहते हैं परिवार सहित है, तो उनका सुख तो बढ़ते जाता है, उनको दुख नहीं है, वो आपस में है